नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है पादप आकार की अंग्रेजी में प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अब देखिए प्लांट एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है। टिश्यू में बताया हूँ, पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। टिश्यू या ऊतक क्या होता है, कौन बताएगा जरा बताएं। ऊतक क्या होता है, कौन बताएगा। वेरी गुड। तो जो सेल होती है उसके जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। ठीक है, और ऊतक क्या करते हैं, ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग ऑर्गन बनाते हैं, है ना। और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। हाँ, ऊतक तंत्र, वेरी गुड। और लास्ट में फाइनली क्या बन जाता है, शरीर या बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है। तो इसमें लिखा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊतक की डेफिनेशन में लिखा है, ऊतक शब्द जो था वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे बिचेट, इन्होंने दिया था। तो टिश्यू शब्द किसने दिया था, बिचेट ने। हाँ, इन्हें औतिकी के, औतिकी मतलब ऊतक, ऊतकी के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टिश्यू बोल सकते हैं हम। ठीक है, औतिकी क्या होता है, औतिकी उसको बोलते हैं जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो औतिकी के पिता कहे जाते हैं बिचेट। ठीक है, और ऊतकों का अध्ययन औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर आपसे कोई पूछ ले कौन है, तो बिचेट आएगा आंसर। क्या आएगा, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं औतिकी को। क्लियर है यहाँ तक। ऊतक शब्द भी बिचेट ने दिया था और इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है, बिचेट को। औतिकी शब्द की अगर बात करें तो ये मेयर ने दिया था, मेयर वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले औतिकी शब्द दिया था। और ऊतक शब्द बिचेट ने दिया था, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ध्यान से देखना है। ठीक है, औतिकी शब्द मेयर ने और ऊतक शब्द बिचेट ने। ठीक है, क्लियर है। आगे लिखा है, समान उत्पत्ति वाली एक विशिष्ट कार्य करने वाली समान या असमान कोशिकाएं, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप जो है ऊतक कहलाता है। ठीक है, वो तो आपको पता ही है, या तो समान एक जैसे काम करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट काम करेंगे, लेकिन वो कोशिकाओं का ग्रुप होगा एक, उसी को हम बोलेंगे टिश्यू या ऊतक। क्लियर है। आगे लिखा है, ऊतकों को विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया। तो डेवलपमेंट के आधार पर ऊतकों को, टिश्यू को दो भागों में बांटा है। तो दो भाग कौन कौन से हैं, पहला है विभाज्योति की ऊतक या इंग्लिश में मेरिस्टेम टिश्यू। दूसरा है स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। तो विकास के आधार पर टिश्यू कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से दो प्रकार, मेरिस्टे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इसमें पहला देख लेते हैं विभाज्योति की ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है, इस ऊतक में कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ठीक है, अर्थात ये ऊतक पौधों के वृद्धि करने वाले भागों में मिलते हैं। तो विभाज्योति की ऊतक वहां मिलेगा बेटा जहां पर जो है वृद्धि होगी पौधे के भागों में। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है इसका मतलब उसमें विभाजन हो रहा है, तब तो वृद्धि हो ही रही है।
ठीक है। और अगला फैक्ट इसके बारे में लिखा है, इन ऊतकों की सभी कोशिकाएं जीवित भी होती हैं, पतली भित्ति वाली होती हैं और इनका जो इंटेंसिव प्रोटोप्लाज्म सघन जीव द्रव्य भी होता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट आगे लिखा है, विभाज्योतिकी ऊतक की कोशिकाओं में द्वितीयक कोशिका भित्ति अनुपस्थित मतलब अब्सेंट होती है। सेकेंडरी सेल वॉल अब्सेंट होती है, ये भी आपको याद रखना है। और ये आकृति में गोल होती हैं, अंडाकार और बहुभुजाकार होती हैं। ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, आगे लिखे हैं कुछ फैक्ट। अगला फैक्ट है, लास्ट फैक्ट है, इन कोशिकाओं के मध्य में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है तथा उपापचय या मेटाबॉलिक क्रियाएं अधिक क्रियाशील होती हैं। तो ये अंतर कोशिकीय स्थान क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोशिकाओं का ग्रुप है मान लीजिए, ठीक है, तो इस कोशिकाओं के ग्रुप के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है ना। तो ये जो गैप दिख रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये जो गैप है इस टाइप का, इस गैप को बोलते हैं हम अंतर कोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं? अंतर कोशिकीय स्थान। तो ये अंतर कोशिकीय स्थान इनमें देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब कुछ इस टाइप की कोशिकाएं होती हैं, एक से जुड़ी हुई सटी हुई होती हैं, ये ऐसी। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें गैप नहीं दिख रहा कहीं, तो इसमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये उपापचय या मेटाबॉलिक क्रियाओं में बहुत ज़्यादा एक्टिव या क्रियाशील होती है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा तेज होती है, विभाजन की क्षमता भी अच्छी होती है इनकी। और इसीलिए ये विभाज्योतिकी ऊतक कहाँ मिलता है, ऐसे भागों में देखने को मिलता है जो कंटिन्यू वृद्धि करते हैं, वो इसी की वजह से करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। अब थोड़ा इसी के बारे में डिटेल में दिया है विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में। अब विभाज्योतिकी ऊतक के प्रकार हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है, अगला टॉपिक है विभाज्योतिकी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो विभाज्योतिकी ऊतक को निम्न दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो दो आधार हैं, एक तो है उत्पत्ति के आधार पर विभाज्योतिकी ऊतक के प्रकार, तो तीन प्रकार का होता है उत्पत्ति के आधार पर विभाज्योतिकी ऊतक। और आगे हम पढ़ेंगे पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर, ये लिखा है। तो पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर विभाज्योतिकी ऊतक देखेंगे। पहले देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर विभाज्योतिकी ऊतक के प्रकार, ठीक है। तो विभाज्योतिकी ऊतक उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला है प्राक विभाज्योतिकी ऊतक, ठीक है, तो इसको हम प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं। और दूसरा है प्राथमिक विभाज्योतिकी ऊतक, इसको हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और तीसरा है द्वितीयक विभाज्योतक, क्या इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का है, तो इसमें प्रोमेरिस्टेम किसको कहेंगे, प्राक विभाज्योतिकी ऊतक, तो उसको देख लेते हैं। उसमें लिखा है, कोशिकाओं का वह समूह जो पौधों की वृद्धि की शुरुआती प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, उसको हम प्राक विभाज्योतिकी ऊतक या प्रोमेरिस्टेम कहलाता है। तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो पौधों की जो वृद्धि की शुरुआती अवस्था में हमको देखने को मिलेगा, उसको वो कौन सा ऊतक होगा? वेरी गुड, इसको प्रोमेरिस्टेम बोलेंगे हम। आगे लिखा है, इनसे पहले प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद स्थायी ऊतक बनते हैं। मतलब इनसे ही पहले क्या बनेंगे, प्राथमिक बनेंगे और बाद में स्थायी ऊतक बनेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है ये किससे बनेगा, प्रोमेरिस्टेम से ही बनेगा। किससे बनेगा? हाँ, और प्रोमेरिस्टेम से बाद में परमानेंट टिश्यू बनेगा, स्थायी ऊतक, ठीक है।
चलिए आगे, ये प्राथमिक विभाज्योतक या प्राइमरी मेरिस्टेम में लिखा है, ये प्राक विभाज्योतक से ऊतक से बनते हैं। तो ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, प्राक विभाज्योतक से बनते हैं जो विभाजन की क्षमता रखते हैं, मतलब कि इनमें विभाजन होता है। फिर आगे लिखा है, इन ऊतकों की कोशिकाएं शीघ्र विभाजित होकर प्राथमिक स्थायी ऊतक को जन्म देती हैं, मतलब कि प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का निर्माण किससे होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम से। और प्राइमरी मेरिस्टेम किससे बनता है? प्रो मेरिस्टेम से। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, द्वितीयक विभाज्योतक सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसमें लिखा है, इनका निर्माण प्राथमिक स्थायी ऊतकों की कोशिका में विभाजन की क्षमता आ जाने पर होता है। इनके विभाजन व विभेदन से द्वितीयक वृद्धि होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपसे कभी पूछ ले कि द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है, तो याद रखना कैसे होती है। स्थायी जो ऊतक होते हैं उनमें उनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता आ जाती है। इसके विभाजन व विभेदन से ही द्वितीयक वृद्धि होती है। और अंतरपुलीय एधा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम व कार्क कैम्बियम इसके प्रमुख दो उदाहरण हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्वितीयक वृद्धि जो है कहाँ देखने को मिलती है, तो क्या आएगा आंसर? वेरी गुड, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण है। आगे हम इसको डिटेल में भी चर्चा करेंगे, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे द्वितीयक वृद्धि को, तब हम इसको और अच्छे से देख लेंगे। तो दूसरा दिया है इसका आधार, पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर। तो ये भी देख लेते हैं प्लेस के आधार पर। अभी हम पढ़ रहे हैं विभाज्य ऊतक के, पढ़ रहे हैं प्रकार। ठीक है, विभाज्य ऊतक के प्रकार चल रहे हैं। तो पहला उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अब दूसरा पढ़ रहे हैं हम पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, अब डायग्राम दिख रहा है आपको, फोटो भी दिख रहा है। तो जिसको देख, पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर, इसमें हम पहला देख रहे हैं। पहला है शीर्षस्थ विभाज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है शीर्षस्थ, जैसे कि लिखा ही है शीर्षस्थ मतलब होता है टॉप पर जो होता है। इसको इंग्लिश में हम एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसमें लिखा है, यह ऊतक जड़ तथा तने के अग्र सिरे पर तथा शाखाओं एवं पत्तियों के अग्र भागों में पाए जाते हैं। इनके लगातार विभाजन से जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें, जैसे कि इसके उदाहरण में लिखा है प्ररोह शीर्ष और मूल शीर्ष आदि। तो कुल मिला के प्ररोह शीर्ष मतलब तने का जो शीर्ष है, और मूल शीर्ष मतलब जो जड़ का शीर्ष है। तो ये आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये रहा शीर्ष विभाज्योतक, देख पा रहे हैं आप, ये शीर्ष विभाज्योतक है। ठीक है, शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो ये जो सबसे टॉप दिख रहा है, टॉप वाला हिस्सा, ये जो, इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। या तो ये तने के शीर्ष में मिलेगा देखने को, या फिर कहाँ मिलेगा, जड़ के शीर्ष में। जैसे अगर ये कोई प्लांट है मान लीजिए, तो ये तो या तो जड़ के शीर्ष में मिलेगा, यहाँ पर टॉप पे मिलेगा यहाँ पे, या ये तने का स्टेम के शीर्ष पे मिलेगा देखने को। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, जो कि लंबाई में वृद्धि करेगा पौधे की। किसमें वृद्धि करेगा? लंबाई में। और खास तौर के कहाँ मिलेगा देखने को, या तो तने के शीर्ष पे मिलेगा या जड़ के शीर्ष पे मिलेगा। ठीक है, अब इसमें डायग्राम में लिखा है, और भी चीजें बता देता हूँ। ये साइड में पार्श्व विभाज्योतक है। ये साइड में जो होता है जो साइडों में ये जो ऊतक पाया जाता है ना, देखने को मिलता है, ये जो साइड है,
ये इसको हम बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक। वो तो उनके नाम से ही उनका काम है। जैसे शीर्ष था तो शीर्ष पे पाया जा रहा था, शीर्ष विभाज्योतक। अब ये पार्श्व वाला है तो ये पार्श्व में साइड में देखने को मिलेगा। और एक होता है अंतर्विष्ट विभाज्योतक, ये देख पा रहे होंगे आप। ये और एक होता है, ये इसको हम पर्व बोलते हैं। और ये जो साइड से जो कलिका निकलती है इसको हम कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। और ये जो दो देख रहे हैं अंतर्विष्ट वाले, जो दो गैप होते हैं, इसको पर्व बोलते हैं। पर्व और पर्व संधि देखा है ना। जैसे तुमने बांस का पौधा तो देखा होगा ना, बांस में ऐसे रहते हैं, ऐसे वो रहते हैं। गन्ने में देखा होगा, गन्ने में देखा होगा ऐसे। हाँ, तो ये जो है ना, इसको हम अंतर्विष्ट विभाज्योतक बोलते हैं इसको। ठीक है। और इसके बीच में ये जो गैप होता है, इनको इसको हम पर्व संधि और पर्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसमें पौधों में पाए जाने वाले स्थान के आधार पर एक हो गया शीर्षस्थ विभाज्योतक। ठीक है। और दूसरा है अंतर्विष्ट विभाज्योतक। ऐसा है अंतर्विष्ट, अभी मैंने बताया था फोटो में। अंतर्विष्ट विभाज्योतक, इसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं इंग्लिश में। इंटर कैलरी। तो इसमें क्या होता है, ये है शीर्षस्थ विभाज्योतक से थोड़ा अलग हुआ भाग है, क्योंकि हमने डायग्राम में देखा था। यह विभाज्योतक पादप अंगों के बीच बीच में पाया जाता है। इसकी क्रियाशीलता से भी पादप अंग लंबाई में वृद्धि करते हैं। यह गन्ने में, बांस में व पुदीने में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। देखा होगा सभी ने, बीच में जो गठान टाइप की होती है। ठीक है। तो गन्ने में, बांस में ज्यादा ये क्लियर दिखता है, पुदीने में भी स्पष्ट दिखता है। उसको हम अंतर्विष्ट विभाज्योतक कहते हैं। और एक और बचा हमारा तीसरा वाला, जो अभी हमने देखा था साइड वाला। इसको हम बोल रहे हैं पार्श्व विभाज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम इंग्लिश में। तो जो साइड में था अभी मैंने बताया था, ये ऊतक तने में व जड़ों की पार्श्व दिशा में स्थित होते हैं। पार्श्व मतलब साइड में। इनके विभाजन से द्वितीयक वृद्धि होती है। अब द्वितीयक वृद्धि क्या होती है ये तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही, अभी आप केवल याद रखिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, द्वितीयक वृद्धि के कारण तनिक जो है ना वो मोटाई में वृद्धि करता है, ना कि लंबाई में। तो लिखा है आगे, जड़ तथा तना मोटाई में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सीधा सीधा कि जो है मोटाई में वृद्धि किसके कारण होती है, तो द्वितीयक वृद्धि के कारण होती है, याद रखना। लेटरल मेरिस्टेम जो है पार्श्व विभाज्योतक इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक। ठीक है। अब आगे, अब ये एक तो हमारा ये दो प्रकार के टिश्यू थे। तो एक तो विभाज्य ऊतक था और दूसरा स्थायी ऊतक था। तो विभाज्य ऊतक वाला हमारा कंप्लीट हो गया। आप बोले तो आगे पढ़ा दूं इसको भी, परमानेंट टिश्यू। करवा दूं, डिफिकल्ट टॉपिक है थोड़ा सा। करवा दूं, बोल ही तो नहीं रहा कोई। चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। देखिए परमानेंट टिश्यू है ना स्थायी ऊतक। और स्थायी ऊतक किससे बनता है हमें बताएंगे, किसी को याद है क्या? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हम्म। हम्म। विभाज्योतिकी ऊतकों में विभाजन तथा विभेदन से स्थायी ऊतक बनते हैं। हम्म।
विभाज्य ज्योति की ऊतकों में विभाजन तथा विभेदन से स्थायी ऊतक बनते हैं। ठीक है। इनकी कोशिकाएं परिपक्व होकर एक निश्चित रूप और आकार ले लेती हैं। अब स्थायी तो उसी को बोलेंगे जो एक निश्चित रूप और आकार ले लेगा, फिर इसके बाद में उसमें वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, उसको हम स्थायी बोल रहे हैं। और आगे लिखा भी है, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, अर्थात यह मृत कोशिकाएं होती हैं और जीवित कोशिकाएं दोनों प्रकार की होती हैं। मृत भी हो सकती हैं और जीवित भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्थायी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब 3 प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 3 प्रकार में पहला प्रकार देख लेते हैं, जैसे कि लिखा है, इसके नीचे ही लिखा है, सरल ऊतक लिखा है, सिंपल टिश्यू। क्या लिखा है? सिंपल टिश्यू, सरल ऊतक। तो पहला प्रकार तो ये सरल ऊतक ही है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें लिखा है ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, मतलब एक प्रकार की एक जैसी कोशिकाओं से बने होते हैं मिलके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। ऐसे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिका से बने होते हैं उसको हम सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक कहते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिखा है पहला मृदूतक या इंग्लिश में पैरेनकाइमा। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मृदूतक इंग्लिश में इसको बोलेंगे पैरेनकाइमा। अब मृदूतक को ढंग से समझें तो उसके नाम में ही लिखा है मृदु ऊतक। मृदु प्लस ऊतक, मृदूतक मतलब मृदु मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम, कोमल। तो मृदु ऊतक है, इसका मतलब ये पौधे के जो मृदु भाग होते हैं, कोमल भाग, वो उनमें पाया जाएगा। ठीक है। तो लिखा है यह ऊतक पौधों के कोमल भागों में देखने को मिलता है या पाया जाता है। जो जो सॉफ्ट भाग होते हैं पौधे के, वहां जो ऊतक पाया जाता है उसको हम मृद ऊतक बोलेंगे। ठीक है। इसकी कोशिकाएं जीवित व अंडाकार या गोलाकार होती हैं। ठीक है, या तो गोल होंगी या अंडे शेप में अंडाकार होंगी। तो जीवित भी होती हैं, मतलब लिविंग होती हैं। आगे लिखा है यह एक सार्वभौमिक ऊतक अर्थात सभी पादपों में पाया जाता है। सार्वभौमिक उसको बोलते हैं जो सभी पौधों में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये कैसा है? सार्वभौमिक है। कैसा ऊतक है? सार्वभौमिक, सभी जगह सभी पादपों में पाया जाता है। हाँ। चलिए आगे लिखा है, इसमें लिखा है इस ऊतक की कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका वैक्यूल पाई जाती है तथा इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। ये ज्यादा काम की चीज है। अब इसकी कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान भी देखने को मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा था, इससे पहले हम पढ़े थे। किसमें? हाँ, विभाज्य तक। हम्म। हम्म, चलिए आगे चल देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए एक मिनट। अब इसमें लिखा है, तो यह ध्यान रखना मृदूतक जो होता है पैरेन्काइमा, उसकी कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है। आगे लिखा है इन कोशिकाओं का मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों जैसे मंड मतलब स्टार्च, प्रोटीन व वसा को संग्रहित करना है, इकट्ठा करना है। और कुछ मांसल पौधों में तनों में पत्तियों में कोशिकाएं जल संग्रहण वाटर कंजर्वेशन का कार्य करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नागफनी। आपको पता है नागफनी की पत्ती जो है वो जल का संग्रहण करके मोटी हो जाती है, फूल जाती है, मांसल हो जाती है। ठीक है। तो उसमें कौन होता है? उसमें मृदुतक ही होता है, पैरेन्काइमा। ठीक है। आगे एक फैक्ट और लिखा है, वो फैक्ट ये है
कि लिखा है जलीय पौधों में इन कोशिकाओं में वायु भरी रहती है, अतः इन्हें एरेनकाइमा भी कहा जाता है। इसके कारण पत्तियां पानी पर तैरती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जलीय पौधे होते हैं, उनमें क्या हो जाता है, उनकी कोशिकाओं में वायु भर जाती है, हवा। इसके कारण उसको हम फिर उस स्थान पर पेरेनकाइमा ना बोल के एरेनकाइमा बोलते हैं। एरेनकाइमा मतलब एयर, एयर मतलब हवा ही होता है। तो इसीलिए इसको पेरेनकाइमा ना बोल के फिर वहां पर हम एरेनकाइमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाँ, और इसके कारण जो है पत्तियां पानी पर तैर पाती हैं, ये तैरती दिखाई देती। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसके डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को, फिर बता देना आगे क्लास लेना हो तो मैं आगे बता दूंगा। देखिए ये डायग्राम है पेरेनकाइमा का। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसमें ये कोशिका भित्ति है, ये ठीक है ना, और इसके अंदर वाली ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ये वाली देख पा रहे हैं, डबल है, डबल। बाहर वाली कोशिका भित्ति, अंदर वाली कोशिका झिल्ली, और ये बीच में ये आपको वैक्यूल दिख रही है इसके अंदर, देख पा रहे हैं आप, ये भित्ति का। ठीक है, और ये जो स्थान दिख रहा है इसके बीच में जो गैप है वो अंतरकोशिकीय स्थान है। क्लियर? ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल है। ठीक है, ये अंतरकोशिकीय स्थान, और ये कोशिका झिल्ली, और ये कोशिका भित्ति। क्लियर? समझ में आ गई है पेरेनकाइमा कोशिकाएं? चलिए अब इसमें दूसरा प्रकार देखते हैं। तो एक तो सरल ऊतक में मृदु ऊतक हो गया पेरेनकाइमा, और सरल ऊतक में दूसरा ऊतक है, सरल ऊतक का दूसरा प्रकार स्थूल कोण ऊतक। कौन सा है? स्थूल कोण ऊतक। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोलेनकाइमा। स्थूल कोण ऊतक। तो सरल ऊतक 3 प्रकार का है, एक तो मृदूतक हो गया, दूसरा हो गया स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा, और तीसरा है जो नीचे है दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा देख लेते हैं। इंग्लिश भी आप याद रखना, पूछ लेता है। तो इसमें लिखा है स्थूल कोण ऊतक एक जीवित यांत्रिक ऊतक है, मतलब जीवित होता है, लिविंग टिश्यू है। यह ऊतक दीर्घीकृत कोशिकाओं को बने होते हैं। आगे लिखा है इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर पेक्टिन व सेल्यूलोज का जमाव हो जाता है, जो इस ऊतक का अभिलाक्षणिक लक्षण है। मतलब कि पेक्टिन व सेल्यूलोज का जमाव इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा कोशिका भित्ति में कुछ स्थानों पर। आपको पता ही है कोशिका भित्ति भी तो इसी की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम। इन ऊतकों के कारण पौधों के कोमल अंगों में दृढ़ता आती है। देखिए कोमल अंगों में पूछ ले कौन पाया जाता है, तो मृदूतक या पेरेनकाइमा। लेकिन अगर ये पूछ ले कि जो कोमल भाग होते हैं वो मजबूत किसके कारण होते हैं, किस ऊतक के कारण, तो आंसर आएगा स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा। ठीक है, आगे लिखा है कभी कभी इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है, अतः ये भोज्य पदार्थ बना लेते हैं। क्लोरोफिल है तो इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे प्रकाश संश्लेषण करके, तो अपना भोजन ये खुद ही बना लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक चीज और लिखी है, एक फैक्ट और लिखा है इसमें कि क्लोरोफिल युक्त कोलेनकाइमा को हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। तो जिनमें ऐसे कोलेनकाइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। आप देख पा रहे होंगे इसका डायग्राम नीचे है, ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति है, ये अंतर कोशिकीय स्थान है। ठीक है, ये कुछ लंबी लंबी भी होती हैं इस टाइप से, दीर्घीकृत कोशिकाएं बोलते हैं इनको हम। ठीक है,
सरल ऊतक में ये तीसरा बचा है स्क्लेरेनकाइमा। इसको हम दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं, ठीक है। इसको भी देखेंगे डिटेल में, ये काफी लंबा है, आज अपन इतना ही देख लेते हैं। दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। ये दृढ़ ऊतक मुख्य यांत्रिक ऊतक है, मतलब कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है, गिरने से मतलब बचाता है। आगे लिखा है इनकी कोशिकाएं लंबी, संकीर्ण, मोटी भित्ति वाली एवं मृत होती हैं। ये भी हम कल डायग्राम से देखने वाले हैं आगे। इनकी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव इनमें भी देखने को मिलता है। दृढ़ ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। ये हम कल फोटो में देख के बताएंगे, चित्र से के माध्यम से बताएंगे। तो पहली है स्क्लेरीड और दूसरी है दृढ़ ऊतक तंतु। तो ये बाकी का जितना भी बचा हुआ है हम कल देखेंगे इसको, या इसको हम देख ही लेते हैं। दृढ़ ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, स्क्लेरीड और दृढ़ ऊतक तंतु। और इसमें लिखा है स्क्लेरीड या कटक कोशिकाएं। अब इसमें लिखा है ये छोटी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की भित्ति अत्यंत मोटी होती है तथा इनके सिरे नुकीले नहीं होते हैं, ये निम्न प्रकार की होती हैं। तो ये निम्न प्रकार अपन कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी।